हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक आपका विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुछ टॉपिक के बारे में स्टार्ट किया जाए उससे पहले आपको बता दूं कि ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी एमएससी की तैयारी यानी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी कैडेट और बीएचयू के लिए। तो यूपी कैडेट में जनरली बायोटेक्नोलॉजी के एक मेजर पोर्शन जो है यूपी कैडेट में, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के 14 क्वेश्चन आते हैं और इस सब्जेक्ट से आपके बीएचयू में भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा साइड में रख के दूसरे सब्जेक्टों के माध्यम से अपने क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर में न्यू सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के सारे लेक्चर जो है स्टेप बाय स्टेप, जितने भी लेक्चर हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और टॉपिक को स्टार्ट किया जाए उससे पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर इस सब्जेक्ट का, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में आखिर क्या ज़रूरत है। भाई कुछ तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको शुरू करने से पहले उसका कुछ गोल होता होगा। तो उसी के एवज में क्या कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, अगर ये ना हो तो क्या है, अगर ये है तो क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत आना पड़ी। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक अगर ग्लोबली भी देखा जाए या इंडियन कंडीशन में देखा जाए तो जनरली क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी पॉपुलेशन जो है चाइना से भी आगे होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेजर एम क्या होता है कि वैरायटी को डेवलप करना। एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो वैरायटी को डेवलप करना, हम चाहे कोई सा उसमें ब्रीडिंग मेथड को लगाते हैं तो जनरली हमारी 8 से 10 साल या किसी ब्रीडिंग मेथड में 7 से 9 साल, तो जनरली 7 साल से ऊपर ही आपको समय लग जाता है वैरायटी को रिलीज करने में। लेकिन ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग जितनी भी चल रही है, पुराने ब्रीडिंग मेथड को अडॉप्ट करके हम जो भी वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, आपका टाइम बचत हो। जनरली अगर हम ये सोच लें कि अगर वैरायटी हमारी 2 से 3 साल में कोई वैरायटी अगर हमारी डेवलप हो जा रही है तो भाई सबसे बढ़िया है कि अगर पुराने मेथड से हम 8 से 10 साल में कोई वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, कोई वैरायटी अगर 8 से 10 साल में डेवलप कर रहे हैं, अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कोई वैरायटी 2 से 3 साल में डेवलप कर रहे हैं तो सो फार सो गुड है। तो इसमें क्या होगा कि हम एक टाइम का जो है यूज कर लेंगे जो कि कन्वेंशनल मेथड में हमारा बहुत ज़्यादा लगता था। और नंबर दूसरी बात यह है कि और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज है। नंबर जैसे दूसरा है हमारा कि सपोज करिए कि कोई भी वैरायटी है, कोई भी चीज़ हमारी पुराने ब्रीडिंग मेथड से निकल रही है, तो उसमें इंडियन कंडीशन में जैसे कि लोग जानते हैं जितना ज़्यादा डिजीज़, पेस्ट या वायरस का कितना ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी से हम वायरस फ्री प्लांट तैयार कर सकते हैं। वायरस फ्री प्लांट भी हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार करते हैं। हालांकि इसके अंदर ढेर सारे इसमें टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आपका ये प्लांट टिश्यू कल्चर है। प्लांट टिश्यू कल्चर का जब आगे आपको वीडियो डालेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें कल्चर आता है मेरिस्टेमेटिक कल्चर, मेरिस्टेम टिप कल्चर। मेरिस्टेम टिप कल्चर, इस कल्चर का यूज इसीलिए करते हैं कि हमको वायरस फ्री प्लांट को जो है तैयार किया जा सके। तो एक क्वेश्चन तभी आप शुरू करने से पहले अगर देख लीजिए, जनरली बहुत पूछा भी जाता है कि वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर तीसरा क्वेश्चन ये है कि जनरली कुछ जैसे हार्टिकल्चर क्रॉप में जैसे आप देखते हैं कि जो कुछ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट हैं, तो उसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट में, जनरली हम जो इसके पहले मेथड यूज करते थे तो उसमें इतना क्विक नहीं हो पाता था, इतना फास्ट नहीं हो पाता था मल्टीप्लिकेशन। लेकिन
बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांटों का रैपिड मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो एक दूसरा यूज हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलाइड जीनोटाइप और जीनोटाइप इन केस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो ऐसे ढेर सारे आपको यूजेस मिल जाएंगे। जैसे जितने टॉपिक हैं, सपोज करिए बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी आप कल्चर बना रहे हैं, जीन ट्रांसफर मेथड कर रहे हैं, या आप एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, कल्चर में कई ढेर सारे कल्चर करते हैं और सोमा कोलोम वेरिएशन करते हैं, ये जो सारे जितने भी टॉपिक हैं सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअली क्या यूज है एग्रीकल्चर में, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो बेसिकली शुरू करते हैं स्टार्ट से कि बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, कहाँ से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया, या जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहा, जिसको एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दिया गया, या और भी उसमें जितने ढेर सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, वो सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। अब बात आई कि ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी दिया कौन था, तो एक हंगेरियन इंजीनियर थे, उनका नाम था कार्ल इरेकी। क्या नाम था उनका? कार्ल इरेकी इन 1919। तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज क्वाइंड बाई कार्ल इरेकी, who was a Hungarian engineer, and this term was coined in 1919। तो एक क्वेश्चन आपका यही हो गया टर्म से कि टर्म जो है भैया इन्होंने दिया था, कार्ल इरेकी ने। ठीक है। दूसरी बात आती है कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी याद कर लीजिए पॉल बर्ग है। ठीक है, पॉल बर्ग है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये हो गया कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज क्वाइंड बाई, ये टर्म है, टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज क्वाइंड बाई ए हंगेरियन इंजीनियर कार्ल इरेकी इन 1919। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, तो ये पॉल बर्ग है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका। अब जनरली कोई टर्म है, कोई टॉपिक है, तो आदमी ऐसे पूछ ही लेता है कि सपोज करिए कोई भी आप टॉपिक लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, तो बात आती है डिफिनीशन पे। तो कोई भी डिफिनीशन हो, जब भी कोई पूछे तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना चाहिए। बहुत सिंपल सी थिंग्स है कि ये देख लेना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से वर्ड हैं उसमें जिसमें उसका आपस में फ्यूजन है या फ्यूजन करके उस शब्द को बनाया गया है। तो जब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, देखो सिंपल सी चीज़ है, दिमाग लगाना है कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक तो ये हो गया हमारा, एक टर्म तो सीधे निकल के आ रहा है बायोलॉजी, ठीक है, और दूसरी एक टेक्नोलॉजी। मतलब एक सिंपल सी थिंग्स हो गई कि फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एक नॉर्मल परिभाषा के तौर पे भाई फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये भाई काम चलाने के लिए चलो ठीक है भैया कह दिए फ्यूजन है बायोलॉजी टेक्नोलॉजी का। अगला पूछ सकता है कि भाई किस चीज़ का फ्यूजन है। अब बायोलॉजी में, अब सिंपल सी बायोलॉजी में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। अब एक्चुअल में जितने भी हमारे बायोलॉजिकल एजेंट हैं, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल एजेंट हैं, मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ कि बायोलॉजी में भाई दो शब्द हैं, एक बायोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी। तो जितने भी हमारे बायोलॉजिकल थिंग्स हैं,
बायोलॉजिकल थिंग्स है उसका प्रोसेस करके, जितने भी बायोलॉजिकल थिंग्स है उसका कौन कौन सी चीज़ें बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो हर एक टॉपिक में आपको मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आप टॉपिक को ऑनवर्ड्स पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। बायोलॉजिकल थिंग्स के प्रोसेस करने के उपरांत, ठीक है, ऐसा कोई हमें आउटपुट मिल जाए कि भाई ऐसा तो कोई काम करेंगे नहीं, सपोज करो कि हम बना रहे थे कोई अच्छी चीज़ बना रहे थे, जहर बन जाए तो भाई सामने वाले के लिए वेस्टेज हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ बायोलॉजिकल थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रोसेस करने के उपरांत जिसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई बायोलॉजिकल थिंग्स के लिए वो पब्लिक वेलफेयर में मतलब मानव कल्याण के लिए वो उपयोगी होनी चाहिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? मतलब प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल किसका कर रहे हैं हम? बायोलॉजिकल थिंग्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो एक मानव कल्याण में होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें इनसे मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एग्जैक्ट इसकी डिफिनीसन दिया। हम आपको एग्जैक्ट डिफिनीसन ही बता रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की क्या एग्जैक्ट डिफिनीसन हो सकती है, तो हम थोड़ा आपके लिए लिख दे रहे हैं। डिफिनीसन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, चीज़ें हम वही यूज करेंगे। तीन चीज़ें मेन रूप से टेक्नोलॉजी का हम यूज कर ही रहे हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करेंगे, मटेरियल की प्रोसेसिंग करेंगे और वो चीज़ें जो है पब्लिक वेलफेयर में होंगी। इसी को हम बढ़ाइए। अब डिफिनीसन देख के बता रहे हैं कि एक इसको आप लिख भी सकते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत एग्जैक्ट डिफिनीसन है कि बायोटेक्नोलॉजी is the application of scientific and engineering principle through, जिसकी हम बात कर रहे थे क्या, बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स बाई प्रोसेसिंग ऑफ these materials, processing of materials to provides goods and सर्विसेज। देखिए इस डिफिनीशन में कुछ भी अलग नहीं लिखा गया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इसी की डिफिनीशन कहा गया कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। भाई बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करेंगे तो साइंटिफिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे थोड़ा सा तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, इसे दोनों को कंबाइंड किया गया है। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे मैंने आपको जिस पहले बताया, उनकी मटेरियल्स की प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं टू प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ह्यूमन पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन एक संस्था है जिसका नाम है OECD। क्या संस्था का नाम है? OECD। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन 1981। इस डिफिनीशन को एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1981। तो ये रहा आपका डिफिनीशन। तो टर्म क्लियर है। एक बार फिर से आपको हम याद करा दे रहे हैं कि टर्म एक हंगेरियन इंजीनियर थे जिन्होंने 1919 में उनका नाम था कार्ल इरेकी, जिन्होंने टर्म बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड थिंग्स आई इसके फादर कौन है, तो फादर आपको बताया था इसके फादर पॉल बर्ग हैं। और नंबर तीसरी चीज़ डिफिनीशन
डिफिनीशन में जस्ट फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी है, बट इन एक्सटेंडेड फॉर्म यू कैन डिफाइन इट द बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स थ्रू बायोलॉजिकल एजेंट्स बाय प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स टू प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस डिफिनीशन वाज एक्चुअली गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1981। ओके, अब अगली चीज़ है कि इस पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब एक्चुअल में छेड़छाड़ किया जा रहा है, ठीक है। इस पूरे सब्जेक्ट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए। एक को प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीटीसी, ठीक है दोस्त। और दूसरी चीज़, दूसरा हम डिवाइडेशन कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो इन शॉर्टली यू कैन से दैट बायोटेक्नोलॉजी जस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. The first one is plant tissue culture, that is also known as PTC, and second one is genetic engineering. कुछ लोग इसको लास्ट में शॉर्ट में इसको GE भी बोल देते हैं. अब जितने भी इसमें ढेर सारे टॉपिक हैं, किसी भी चीज़ का हम एंथर कल्चर करते हैं, पॉलन कल्चर करते हैं, उसमें मेरिस्टेम टिप कल्चर करते हैं, ओवरी कल्चर करते हैं, तमाम तरीके के इसमें कल्चर हैं. और उसके बाद इसी में आगे आप पढ़ते जाएंगे तो सोमा क्लोन वेरिएशन है, सोमा क्लोन वेरिएशन के बाद प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है, और फिर और भी ढेर सारे इसमें टॉपिक हैं, करीब 10-12 टॉपिक हैं. और सेकंड पोर्शन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग है. हालांकि ये दोनों टॉपिक जो है अपने में तो काफ़ी ब्रॉड हैं, लेकिन आपके मतलब भर का जितना आपके कंपटीशन में क्वेश्चन रेज किया जाता है, अगर उन चीज़ों को देखें तो ये पोर्शन थोड़ा सा इससे छोटा है. तो सबसे पहले हम फिनिश जो है इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पोर्शन को हम करेंगे. और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के पोर्शन में अगर चीज़ें ऑफलाइन होती तो आप और अच्छे से समझ पाते. अब सारी चीज़ें इलेबोरेट करके इसमें नहीं बताई जा सकती. तो जो बेसिक चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो बेसिक थिंग्स है, हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है. देखिए, टर्म जो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जनरली हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 3 वर्ड्स का, 3 टर्म का इस्तेमाल करते हैं. ध्यान देना, तीनों टर्म कहते हैं तो मतलब कई लोग अलग अलग बार हैं, लेकिन तीनों का लमसम जो एक कंबाइंड वो है, वो एक ही चीज़ है, उसमें कुछ अलग नहीं है. और कैसे एक चीज़ हम तीनों को बता रहे हैं. जनरली पहले कौन कौन से टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं कि जिसका मतलब सेम है. नंबर 1 तो यूज़ किया जाता है जीन क्लोनिंग. क्या है? जीन क्लोनिंग. कुछ लोग यूज कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग. कुछ लोग और यूज करते हैं, उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ये आपके सामने 3 चीज़ें लिखी गई हैं, तीनों अलग अलग. देखो, जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सुनने में तीनों आपको अलग अलग लग रही हों, लेकिन अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आप मोर और लेस 95% चीज़ों को एक ही पाएंगे. थोड़ा सा बहुत अंतर होगा, बट सब में चीज़ें सेम हैं, सब एक दूसरे से आपस में लिंक अप जुड़ी हुई हैं. जीन क्लोनिंग, एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि क्लोनिंग मतलब क्या होता है. किसी चीज़ को क्लोन करना. क्लोन इन द सेंस कि क्लोनिंग का मतलब है कोई एक चीज़ है, सपोज करिए ये डस्टर है या मार्कर है, तो इस डस्टर के जैसे ही इसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ कई ढेर सारी बना डालिए आप. एक चीज़ है, कोई भी ऐसा मेथड लगा के इसके जैसे एक से ढेर सारी कॉपी बना डालना जो इसके आइडेंटिकल हो,
दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो किसी के अगर सेंस से बात हो रही है, अगर जीन की क्लोनिंग बात हो रही है, तो जीन सेम जीन की कई आइडेंटिकल कॉपीज बना डालिए, एक से ज़्यादा कॉपीज को आप बना डालिए, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। सिंपली एक सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं, मेकिंग मोर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए जीन दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। भाई जीन की बात हो रही है तो उसी जीन की ढेर सारे आइडेंटिकल कॉपीज को बना डालना, वो क्या है, जीन क्लोनिंग है। अब सेकंड थिंग्स देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए कैसे इससे ये रिलेट होगा, अभी हम बता रहे हैं। एक हम सिंपल से एक डायग्राम बताते हैं, उसके थ्रू आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कुछ इंजीनियरिंग देखिए इसमें हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाएगा। सपोज करिए कि आपके सामने कोई एक दिख रहा हो, तो ये आपके सामने सपोज करिए, इसको बाद में लिख देता हूँ, ये आपके सामने कोई एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर ही डीएनए है। अब हम एक कोई डिज़ायर पार्ट को, ठीक है, इस डिज़ायर पार्ट को हम यहाँ से इसका एक डीएनए, ये जितना पोर्शन है, ये छोटा सा डीएनए पार्ट हम जो है यहाँ पे कट करके हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब निकाल के किसी एक ऐसे होस्ट सेल में, कोई एक जो हमारा डिजायर्ड सेल है जिसमें हम इस चीज़ को डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कट करके निकालेंगे और किसी दूसरे होस्ट सेल में इसको डालेंगे। तो पूरी प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। लेकिन इतना इजी नहीं है भाई, ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। अब ये चीज़ दूसरे होस्ट सेल में जाके चिपक नहीं जाएगी, ठीक है। चिपकेगा वही फ्रेगमेंट, ठीक है। कौन सा चिपकेगा, वही फ्रेगमेंट जिसके पास आप पहले भी पढ़े होंगे ओराई प्लेस होगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं ये ओराई प्लेस, जिसको ओरिजिन प्लेस कहते हैं, ठीक है। इसके पास भाई कोई ओराई प्लेस नहीं है, तो ये डायरेक्ट जो है जाके ऐसे चिपक नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कि भैया वहाँ पे जाके ये काम करने लगे, उसके लिए हम एक चीज़ का सहारा लेते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा कभी, जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर। अब अगर ये चीज़ आपस में होस्ट सेल में अगर चिपक जाती तो हमें इस चीज़ का सहारा न लेना पड़ता। तो एक्चुअली में वेक्टर भी जो होता है वो भी एक प्रकार से डीएनए है। अंतर ये है कि उसमें ओरिजिन प्लेस होता है, ठीक है, उसमें ओरिजिन का प्लेस होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि वेक्टर क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्लोनिंग वेक्टर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट हैज़ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब इस वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, यहाँ से हमने डीएनए को कट किया है। इस वेक्टर की सहायता से हम इसको होस्ट सेल में डाल सकते हैं। मतलब वहाँ से कट किया, वेक्टर का सहारा लिया और होस्ट सेल में मैंने इसको डाल दिया। देखिए, कट, सवारी ली, जाके घुस गया, ठीक है। यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहीं से कट करना है, कहीं से कॉपी करना है और जाके पेस्ट कर देना है। तो एक्चुअली में कट, कॉपी, पेस्ट इज आल्सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर का काम यही है कि डीएनए का वह फ्रेगमेंट होता है जिसमें इसका ओराई प्लेस होता है, या आप कह सकते हैं ओरिजिन प्लेस होता है। इसी ओरिजिन प्लेस की मदद से वो जो आपका डिजायर्ड डीएनए का पार्ट है वो होस्ट सेल में जाके चिपक जाएगा। अब किसके सहायता से एक डिज़ायर पार्ट को कट किया जाता है या किसकी सहायता से वहाँ पे उसको जोड़ा जाता है, किस एंजाइम की मदद से, वो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। अब तीसरी चीज़ आपका आता है रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी। तीसरी चीज़ आपकी आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी जो आपने इस होस्ट सेल से इस सेल से आपने ये जो डीएनए का ये पार्ट निकाला था, ठीक है, सपोज करिए ये पार्ट है, और यह जो एक होस्ट सेल में जिसमें डालना था, जिसमें आपसे एक ऐसा पार्ट निकाला था जिसमें उसका ओरिजिन प्लेस था या ओराई प्लेस था, ठीक है। ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये जो डीएनए का कटा हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हुआ कि भाई ये कटा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इंसर्शन जो है किसी भी होस्ट सेल में इसी पार्ट का किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। कुछ एंजाइम्स हैं, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डीपली आपको पढ़ाएंगे, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप डीपली पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज़ को बताएंगे कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि वहाँ पे कट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि उसको जोड़ने के लिए काम किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको तीनों चीज़ें हो गई कि जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अंतर जनरली तीनों में कुछ नहीं है, मोर आर लेस तीनों सेम थिंग्स हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ये टॉपिक यहीं पे हम क्लोज करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आज जो भी वीडियो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको लाइक आप करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप पक्का बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हाँ, कुछ अगर उसमें त्रुटि भी हो सकती है, आप उस चीज़ को बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वाला जो वीडियो हो बेहतर बना सकें। थैंक यू।